हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों का जो ऑफलाइन अप्रैल महीने में टेस्ट हुआ है, जैसा कि हर महीने मंथली टेस्ट होता है हमारे यहाँ, तो उसी मैंने जो अप्रैल महीने का जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है ना, उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से डिस्कस करते हैं। और बाबू खूब बढ़िया से मिला लीजिए लोग, कल बोलो तो क्लास में पूछे कि केकर कितना नंबर आई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन। अगर आपको भी आंसर पता है तो तुरंत कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर ए बी सी डी कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, मैं एक कार रखता हूं, यानी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आई हैव कार, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई हैव कार। दूसरा लिखा है आई हैड, तो हैड तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट है। अगला है आई हैज, आई के साथ हैज लगता नहीं है तो ये भी कैंसिल। अगला लिखा गया है आई हैव अ कार, जी हाँ, यहाँ पे कार एक सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा आई हैव अ कार, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ये टिक मत कीजिएगा आई हैव कार, ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, मैं जा सकता हूँ, सकता हूँ आपको सिखाया गया था कैन प्लस वर्ब वन। तो कैन प्लस वर्ब वन खोज लीजिए, किधर है कैन प्लस वर्ब वन, तो यहाँ पर है आई कैन गो, कैन प्लस वर्ब वन। ओके, मैं जा सकता हूँ आई कैन गो। अगला क्वेश्चन है बाबू, मैं जा सकता था। अब सकता था यानी सकता हूँ का ये पास्ट है, मैं जा सकता था। तो आपको सिखाया गया था कि जब भी सकता था है तो कुड हैव प्लस वर्ब थ्री के साथ हमें जाना है। तो कुड हैव प्लस वर्ब थ्री कहाँ है, यहाँ पर कुड हैव, ये वर्ब वन है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुड हैव वर्ब थ्री गॉन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई कुड हैव गॉन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं जा सकूंगा, जी हाँ, ये उसी का पास्ट है। मैं जा सकूंगा, एक था मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो हुआ, एक था मैं जा सकता था तो उसका क्या हुआ आई कुड हैव गॉन हुआ। अब ये अगला है उसका फ्यूचर, मैं जा सकूंगा, तो आपको सिखाया गया था सेल या विल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन। तो ढूंढ लीजिए किधर है, तो आई के साथ सेल लगता है तो ये तो यही होगा सर, आई सेल बी एबल टू गो, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली फ्यूचर है तो सेल विल तो लगेगा ही, इसमें कैन है, कुड है, ये ऐसे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई सेल बी एबल टू गो। चलिए अगला क्वेश्चन है दिस। हाँ, तो दिस कौन सा प्रोनाउन है हमें बताना है। दिस कौन सा प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड पर अंडरलाइन है। ठीक है, यानी गुड क्या है बताइए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो गुड से किसका बोध हो रहा है, यानी अच्छा, क्या ये गुणवाचक विशेषण है ना, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ये भी ट्रांसलेशन ही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, यानी शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है यू विल हैव नथिंग, यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं का अंग्रेजी ऑलरेडी नथिंग होता है, तो इस तरह से ये सही है, यानी यू विल हैव नथिंग। अगला सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यू विल नॉट हैव एनीथिंग। हाँ, ये उसी को निगेटिव बनाया गया है, तो वहां पर कुछ का अंग्रेजी चूंकि होता है एनीथिंग होता है ना, तो इस तरह से ये भी सही है। तो यू विल हैव नथिंग या यू विल नॉट हैव एनीथिंग, ये दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू। हाँ, तनी इसका ध्यान से पढ़कर सही वर्ड मीनिंग का चुनाव करें। ठीक है, तो लिखा गया है नगदी फसल है, तो नगदी फसल का क्या होता है, कैश क्रॉप होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे फसलें लिखा गया है तो कैश क्रॉप्स होगा, कैश क्रॉप टिक मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैश क्रॉप। ओके, चलिए अगला है पर्याप्त, फिर से वही है सर, ध्यान से पढ़कर वर्ड मीनिंग का चुनाव करें। तो पर्याप्त क्या होता है, इनफ होता है, क्या होता है, इनफ। तो किधर है इनफ, तो ई एन ओ यू जी एच होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ई एन ओ यू जी नहीं होता है और ये एफ तो ये कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, यानी पुराने ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार है। तो पुराना ग्रामर पूछे तो 5 और मॉडर्न ग्रामर यानी नया ग्रामर पूछे तो 3। याद है सभी लोगों को, तो क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाबू, आत्मा का विशेषण क्या होगा। तो आत्मा का विशेषण आपको आत्मिक बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण, सभी लोग बता रहे हैं
क्या हो जाएगा बाबू? ग्रामीण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत तेज है मेरे बच्चे। ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। तो किधर है ग्रामीण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होता है, ध्यान से बाबू टिक करिएगा, ऐतिहासिक। तो ऐ किधर है? तो ऐतिहासिक यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः मात्र 4 गो भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, सर्वनाम के कितने प्रकार है, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि सर्वनाम कितने हैं, यानी मूल सर्वनाम कितने हैं, तो याद रखना है मूल सर्वनाम मात्र 11 गो है। ओके, लेकिन सर्वनाम का भेद पूछे, प्रकार पूछे, तो 6 गो प्रकार है। बताइए तो सर्वनाम कितने हैं? तो सर्वनाम कितने हैं पूछेगा तो 11। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो क्या जवाब देंगे? 6 भेद है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए रे? क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है, यानी जो क्या है वो कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो किधर है प्रश्नवाचक सर्वनाम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो यह वह ये वे। तो यह वह वे ये कहने हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, हाँ बताया गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था बताइए तो? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में निहत्थों पर गोलियां किसने चलाई? यानी किसने चलवाई थी बाबू? तो याद रखिएगा जनरल डायर ने चलवाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किनके अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है? किनके अनुसार? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हाँ अब यहाँ से बाबू आपका आपदा का क्वेश्चन शुरू होता है, और उसके बाद से साइंस मिलेगा, उसके बाद से मैथ मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन संदीप सर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं पर हम अपना क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी 9th क्लास का जो आज टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे थे लोग। तो अभी तक विकास सर टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लोग? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया पर 1934 में किस प्रकार की आपदा आई थी? तो 1934 में क्या आया था? भयंकर भूकंप आया था, और उस भूकंप में क्या हुआ था? बहुत से लोग बेघर हो गए थे, बहुत से लोग मरे भी थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। तो बी टिक कर दी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया यहाँ पर, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है? तो बाढ़ों देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। टी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का मापन किस स्केल द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीएच स्केल नहीं, ये तो अम्लीय क्षारीय ये सब बताता है। बी रिक्टर स्केल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। किस स्केल द्वारा किया था? रिक्टर स्केल द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? ऑप्शन नंबर ए सुनामी। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है। बी बाढ़, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। सी दिया है आतंकवाद। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर जलाशय किस बांध से संबंधित है? तो गोविंद सागर जलाशय किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। यदि यही क्वेश्चन रहता है गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है, तो क्या होता है? सतलज नदी। तो सतलज नदी टिक करते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन है किस बांध से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया यहाँ पर, कोसी नदी का तटबंध 2008 में कहाँ टूट गया था? तो 2008 में कोसी नदी का जो तटबंध टूटा, इसे बहुत भयंकर बाढ़ आया था। ये कहाँ टूटा था? ऑप्शन दिया सुपौल, बी दिया कुशा, सी दिया मधेपुरा, डी दिया पूर्णिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। बी टिक कर दी। कहाँ टूटा था? कुशाहा में टूटा था। ये कुशाहा कहाँ पर है? तो कुशाहा भारत नेपाल बॉर्डर के पास है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। टिक कर दी। यदि यही क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो क्या होगा? गुजरात में है। तो गुजरात टिक करते हैं। ओके, बट यहाँ क्वेश्चन बोला है किस नदी पर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नर्मदा नदी पे। ठीक है, और बता दें यही जब बांध बन रहा था ना, तो पढ़े होंगे लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। तो वो सब आप लोग भूगोल के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
कोसी नदी का तटबंध किस वर्ष टूट गया था। ओके, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में कोसी नदी का तटबंध 2008 में टूट गया था, 2008 में टूटा था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर दो। बहुत बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पेपर में मिले, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर क्या है, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस जगह पर बनाया गया है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध बना है किस नदी पर बना है, नील नदी पर बना है, परंतु यहाँ बोला है जगह, तो नील नदी पर ही बना है, बट कहाँ बना है, आसवान बना है। तो ऑप्शन नंबर दिया गोपालगंज, विदेशी सी होगा आसवान, तो कहाँ बनाया गया है, आसवान बनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, कौन एक बहुपद है। तो बहुपद शर्त क्या होता है, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिनका चर का पावर, जिनमें सभी चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या, सभी चर के पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसा कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यदि कोई भी जितना भी चर है, प्रत्येक चर का पावर में यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए चर इस पद में दिया है और चर इस पद में भी दिया है। ठीक है, तो इस पद में जो चर दिया है, चर का पावर क्या है, 2, तो 2 तो पूर्ण संख्या है। अब इसको चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते निकल सकते हैं, इसलिए सकते हैं 2x के पावर -2, तो नीचे x के पावर 2 ऊपर है तो क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब -2 क्या है, -2 ये पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बहुपद नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी में दिया √2x, तो यहाँ देखिए यहाँ √2 है तो √2, अब ये जो x है, तो जब x रूट में है तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं चर के पावर में क्या है 1/2, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, बहुपद नहीं है। सी चेक करते हैं, सी में देखिए 2 पद दिए, एक यहाँ दिया और एक यहाँ पर दिया। ठीक है, तो इस पद में x के पावर 2 है, यानी चर का पावर क्या है, 2 पूर्ण संख्या है। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ x का पावर क्या दिया है, 3/2, और यहाँ रूट में x है, तो रूट में x का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, दोनों का आधार सेम है तो पावर माइनस करेंगे, तो 3/2 - 1/2, देखिए कितना है, x का पावर 3/2 - 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखिए इसका एलसीएम 2 आ गया, 3 - 1, 3 - 1 2, तो x का पावर 2/2 अकॉर्डिंग कितना आएगा 1, यानी x का पावर 1। तो इस पद का यहाँ पर, इस पद में जो एक पावर था क्या है, 2 है, और इसमें चर का पावर क्या आ गया 1, तो 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद। ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, यानी √2 किस घात का बहुपद, ऑप्शन ए दिया है 2, यानी 2 घात का बहुपद है, बी 0 घात का बहुपद है, सी 1, डी 1/2। ठीक है, तो ये जो √2 है इसका घात क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे, शून्य के अलावा कोई भी अचर बहुपद मिले उसका घात क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, समझिए √2 लिखा गया है, तो घात क्या होता है, चर का पावर, चर का हाईएस्ट पावर, तो इसमें कहीं चर है नहीं ना है, कैसे √2 को हमेशा लिख सकते हैं, √2 x के पावर 0। अब यहाँ देखिए x के पावर क्या दिया था, 0, x के पावर 0 का मान होता है 1, यानी √2 को हमेशा लिख सकते हैं। अब पावर में आ गया 0, तो इसका घात क्या है, 0 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, शून्य के अलावा कोई भी अचर बहुपद आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 1/2, कोई भी शून्य के अलावा अचर बहुपद आए उसका घात क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, शून्य बहुपद आए तो क्या होगा, यदि शून्य बहुपद आए तो शून्य है तो क्या ले सकते हैं, x के पावर 0 भी ले सकते हैं, शून्य x के पावर 1 भी ले सकते हैं, x के पावर 2 भी ले सकते हैं, x के पावर कुछ भी लिखे गुणा करने में कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, शून्य बहुपद का जो घात है वो परिभाषित नहीं, तो क्या मान लिया जाता है, शून्य बहुपद घात परिभाषित नहीं है। तो शून्य बहुपद घात परिभाषित नहीं है, लेकिन शून्य बहुपद के अलावा अन्य कोई भी अचर बहुपद है उसका घात क्या होता है, 0 होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है यहाँ पर, बहुपद 4x के पावर 4 + 0x³ + 0x के पावर 5 + 5x + 7 का घात क्या है। ओके, तो 0 दिया है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 दिया है तो टर्म खत्म हो जाएगा। इसमें कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्म। अब बोला इस बहुपद की घात क्या है, तो सभी पद में हम क्या करेंगे, सभी टर्म में देखेंगे चर का पावर, तो यहाँ चर का पावर दिया है 4, यहाँ चर का पावर दिया है 1, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। तो सबसे जो बड़ा पावर होता है वही क्या होता है, उस बहुपद का घात होता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया शून्य बहुपद का घात है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित होता है। ऑप्शन ए दिया 0, बी दिया 1, सी दिया कोई भी प्राकृतिक संख्या, डी दिया परिभाषित नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यदि p ऑफ x बराबर x² - 2√2x + 1 हो तो p ऑफ 2√2 का मान क्या होगा, ध्यान देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 35, देखते हैं। P ऑफ x का मान दिया है, हमें किसका मान निकालना है, P ऑफ 2√2 का मान निकालना है। इसका मान क्या हुआ, इसका मतलब है जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 2√2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ रखेंगे 2√2, तो 2√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है माइनस है माइनस, 2√2 इंटू में x है तो फिर x का मान क्या रखना है 2√2, जाएंगे 2√2, चलिए प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ठीक है। अब ये 2√2 का स्क्वायर, और 2√2 गुणे 2√2, इसलिए 2√2 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, या उसको सॉल्व भी कर लेंगे तो वही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जब x बराबर -1 है तो बहुपद इतना का मान क्या है, यानी x बराबर -1 पे इस बहुपद का मान निकालना है। इस बहुपद में जहां जहां x क्या रख देंगे -1 रख देंगे, तो देखिए 5 है तो 5, x का मान रखेंगे -1, तो -1 इंटू 5 -5, या माइनस से माइनस, x का मान -1 तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4, अब प्लस 3 है तो 3, तो -5 -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि p ऑफ x बराबर x प्लस 3 है तो p ऑफ x प्लस p ऑफ -x बराबर क्या है। देखिए तो p ऑफ x दिया है तो बताइए इसमें p ऑफ x का मान दिया है x प्लस 3, तो इसके बदले में यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस 3, यहाँ प्लस से प्लस। अब p ऑफ -x, इस -x का मतलब क्या होगा, p ऑफ x में जहां जहां x को क्या लिखना है -x लिखना है, तो यहाँ x तो -x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -x, तो यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ प्लस 3 है तो प्लस 3, तो ये प्लस x या -x कैंसिल हो जाएगा, या 3 और 3, 3 3 कितना होता है 6, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टी का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। शून्य बहुपद का शून्यक है, शून्य बहुपद का शून्यक, ध्यान देंगे तो शून्य बहुपद का शून्यक क्या होता है। चलिए मैं ये शून्य बहुपद की बात करते हैं, तो p ऑफ x बराबर लिख दे 0, ये क्या है शून्य बहुपद है। इसका शून्य क्या है, तो शून्य क्या होता है, चर के वे सभी मान जो उस बहुपद को 0 कर दे। अब यहाँ 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ x पावर कुछ भी ले ले, मान लीजिए x पावर 0 ले, 1 ले, 2 ले, वो तो घात वाला बात आ गया। अब मान यहाँ पे x पावर कुछ भी मान लीजिए, अब इस x के किस मान के लिए 0 होगा, तो x का मान कुछ भी ले क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ दिया है गया शून्य बहुपद का शून्य क्या है, ऑप्शन नंबर है 0, क्या सिर्फ 0 होगा, यहाँ 5 लेंगे ना 5, तो वो ये पूरा 0 हो जाएगा। बी दिया है 1, 1 के अलावा भी तो हो सकता है। सी दिया है कोई भी वास्तविक संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, कोई वास्तविक संख्या, यानी परिपाटी के अनुसार मान लिया गया है कि शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे, तो पढ़ चलो ना, कोई बहुपद है, बहुपद ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उसका क्या होता है शून्य होता है। मान लीजिए बहुपद ग्राफ है तो यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, ठीक है, तो कितने पॉइंट पर काटा 3 पॉइंट पर, तो कितने शून्य हुए 3 शून्य हुए। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि शून्य बहुपद का शून्य, तो बताइए शून्य y बराबर 0, y बराबर 0, इसको ऐसे लिख दे p ऑफ x बराबर 0, शून्य बहुपद है, इसका ग्राफ कहाँ पर होगा, तो y का मान 0, y का मान 0 कहाँ पर है, ये देखिए, ये देखिए y का मान है 1, यहाँ पर 0, तो ये वाला जो x अक्ष होता है, x अक्ष, ये x अक्ष से क्या होता है y बराबर 0 ग्राफ होता है। अब ये जो अक्ष है, अक्ष, इस पर जितना बिंदु है सबको सब क्या शून्यक है, तो ये जो पॉइंट सब मिलेंगे सब वास्तविक है, अवास्तविक है, सब वास्तविक है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या क्या हो सकता है शून्यक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो 2x प्लस 5 का शून्य क्या है, तो जब शून्य देखिए दो तरह से शून्य निकलते हैं, एक तो निकाल लेंगे, एक ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो x का वह मान जिस पर ये पूरा 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, उस हम क्या बोलते हैं शून्यक, हालांकि उतना ये भारी तो है नहीं, इसलिए इसको निकालेंगे, तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं 0 करते हैं, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, जैसे 2x का मान कितना गया -5, तो x का मान कितना गया -5/2, तो -5/2 कहाँ दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, बहुपद इतना के शून्यकों में से एक है, यानी इस बहुपद के एक शून्य को बताना है क्या है, ये द्विघात बहुपद, इसे 2 शून्य होंगे, बताना है ये वो शून्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है 2, अब 2 इसका शून्यक है कि नहीं है, क्या करें, देखिए तो एक तो है कि इसका शून्यक निकाल लीजिए, निकाल कर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टिक कर देंगे। निकालना नहीं आता तो ऑप्शन रख के चेक करेंगे, मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 रखे तो क्या है 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 2 रखे तो 7 दूना 14, अब -4, अब यहाँ पर 8 + 14 - 4 के 0 होगा, नहीं ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बी चेक करते हैं, तो जहाँ x से क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ 2 है तो 2 इंटू x का मान 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, प्लस से प्लस 7 है 7 इंटू x का मान क्या आएगा 1/2,
अब -4 है तो 4, ये कितना गया 2 दूना 4, यहाँ पर गया 1/2 प्लस 7/2 और -4। ये देखिए तो ये दोनों ऐड करके कितना गया हम पर एलसीएम 2 7 और 1 8 और -4, ये कितना गया 4 और 4 - 4 क्या होता है 0, यानी 1/2 रखने से क्या हो गया 0 हो गया, यानी इसका शून्य क्या है 1/2 है, ऑप्शन नंबर का टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, त्रिज्या से दिया है r, त्रिज्या दिया है r, बोल रहा है कि अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात, मान लीजिए यहाँ से गति किया पॉइंट ए से, यहाँ से अर्धवृत्त पूरा किया यहाँ पहुंच गया, बी पर आ गया, इस पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। अब विस्थापन बताने, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली ये जो सरल रेखीय दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो त्रिज्या r है, तो भी कितना होगा r, r और r कितना होगा 2r, यानी जो विस्थापन है, विस्थापन क्या है, इसमें जो विस्थापन हुआ क्या है व्यास है, तो जब त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा 2r होगा, इस स्थिति में विस्थापन कितना गया 2r आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h हो गया, यानी h का मान निकालना। मान लीजिए पृथ्वी है, एक पिंड को सीधे ऊपर फेंक रहे हैं, सीधे ऊपर कितना वेग से, u वेग से, तो बताना अधिकतम कितना ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई यानी h का मान निकालना है, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन में क्या दिया है u, तो u का मान दिया है, u ऊपर जब जा रहा है तो अंतिम में क्या होगा, v का मान 0 हो जाएगा। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण कितना होगा -10 मीटर, जब ऊपर की ओर जाता है तो त्वरण माइनस मिलता है, क्यों लेते हैं, ऊपर के जाने के समय क्या होता है वेग घटते जाता है, चाल घटते जाता है, इसलिए त्वरण क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। तो ए का मान क्या होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ऑप्शन देखिए क्या जी दिया है, जी, तो यहाँ लिख देंगे जी, ए का मान माइनस दिया गया, हमें निकालना है एस, एस यानी एच, एच इक्वल टू व्हाट। ओके अब ये चारों किसी फॉर्मूला में पढ़े हैं, तो पढ़े हैं कौन फॉर्मूला में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू पुट करेंगे, v का मान कितना दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, u का मान u दिया है तो u रख देते हैं, प्लस 2, a का मान दिया है -g तो -g, s का मान क्या दिया h तो s लिख दिया, ठीक है। ये कितना गया 0 है तो 0, u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, हमें h का मान निकालना है ना, तो ये अल्टर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2gh बराबर क्या आ गया u स्क्वायर आ गया, जैसे h का मान कितना आ गया u स्क्वायर बाई 2g, देखो दिया u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, ऑप्शन नंबर क्या दिया बी में, तो बी टिक। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका और है, कौन सा तरीका है, तो यदि हम लोग पढ़े थे लोग, ऊर्जा संरक्षित रहता है, किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। अब सोचिए जब इस वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर जब ये वस्तु है इसके पास कौन सी ऊर्जा है, तो यहाँ पर ऊपर फेंक रहे हैं, गति कर रहा है, कितना वेग से, यू वेग से, तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा तो वहाँ पर कौन एनर्जी होगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, वेग तो 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षित होता है, इन दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, v माने वेग, तो यहाँ वेग का मान दिया u, तो यहाँ लिख देंगे u स्क्वायर, ये m से m क्या होगा कैंसिल, हमें h निकालना है, तो h का मान कितना गया u स्क्वायर, अब बटा में 2 है तो 2, इधर g गुणा में इधर है तो क्या होगा बटा में u स्क्वायर बाई 2g, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। ध्यान देंगे विस्थापन दिया, तो हम पढ़े थे विस्थापन का मान क्या होता है, दूरी से कम होता है या बराबर होता है। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा पर गति करता है तो विस्थापन का मान दूरी के बराबर होता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह गति किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये वाला हो गया दूरी, हो गया विस्थापन, तो विस्थापन का मान क्या है, दूरी से कम है ना, तो विस्थापन का मान जो होता है क्या होता है, दूरी से कम होता है या बराबर होता है। तो हम बोलेंगे विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो इस दूरी को इधर बटा में कर दे, तो विस्थापन बटा दूरी ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हमेशा 1 से कम, बी दिया सदैव 1 के बराबर, सी दिया सदैव, सदैव यानी हमेशा, हमेशा 1 से अधिक, डी दिया 1 के बराबर अथवा कम, यानी क्या है 1 के बराबर होगा या कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, किसी पिंड का विस्थापन, विस्थापन यानी एस प्रोपोर्शनल है किसके, समय के अनुक्रम, समय के वर्ग के, समय के वर्ग के, तो समय को टी मान ले, वर्ग यानी स्क्वायर, तो जो विस्थापन है समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वह वस्तु गमन करती है। ऑप्शन नंबर दिया एक समान वेग से, क्या एक समान वेग से गति कर रहा है, चेक कर लेते हैं। सोचिए एक काम करते हैं,
इसको हटाइए तो नियतांक लाइए, नियतांक क्या गया के, तो चलिए के का मान 1 मान लीजिए, हमको ऑप्शन नहीं है ना चेक करना, सही ऑप्शन क्या है, तो एस बराबर मान लीजिएगा टी स्क्वायर है क्या। अब सोचिए टी बराबर 0 सेकंड पर विस्थापन कितना है, विस्थापन होगा कितना 0 होगा, टी का मान लेते हैं 1 सेकंड तो विस्थापन कितना होगा 1 मीटर, टी का मान 2 लेते हैं 2 सेकंड तो विस्थापन कितना है 2 का स्क्वायर 4, जब टी का मान 2 तो इसका मान कितना आएगा 4 मीटर, टी का मान लेते हैं 3 सेकंड तो विस्थापन कितना हो गया यहाँ पर 3 त्रिका 9 मीटर। अब यहाँ एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ 1 सेकंड बढ़ा तो दूरी कितना बढ़ा 1 मीटर बढ़ा, मैं जब गाड़ी चला रहे हैं 1 सेकंड में कितना दूरी तय की 1 मीटर, फिर अगला 1 से 2 सेकंड यानी समय 1 सेकंड है, लेकिन दूरी देखिए क्या है 1 से सीधे 4 पा यानी कितना दूरी कवर किए 3 मीटर, तो पहला 1 सेकंड के अंतराल में 1 मीटर कवर किया और दूसरा 1 सेकंड में 3 मीटर, तो कब पॉसिबल है जब चाल बढ़ेगा तभी ना पॉसिबल है, तो एक समान चाल यानी एक समान वेग तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर एक समान वेग से तो गलत हो गया, एक समान त्वरण से, हाँ इसमें त्वरण तो है, अब एक समान है कि नहीं ये चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। बी दिया सीधे बढ़ते त्वरण से, यानी त्वरण है लेकिन त्वरण बढ़ रहा है, डी दिया घटते त्वरण से, ये भी गलत होगा, अब इसी दुगो में कोई एक होगा, तब देखिए इसमें एक समान त्वरण से वृद्धि हो रहा है कि असमान त्वरण से, कैसे चेक करेंगे, तो दो तरीके से आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, चाहिए आया था पढ़े थे लोग, एस दिया है हमें भी निकालना, क्या निकालना भी, तो भी का फॉर्मूला क्या होता है डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी एस का मान क्या दिया टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2t, भी का मान क्या गया 2t, अभी जो बेग है बेग क्या गया देखिए, तो यहाँ पर t के समानुपाती आ गया, भी क्या गया t के समानुपाती, यानी t बढ़ेगा तो बेग भी बढ़ेगा, ठीक है। अब मान हमको a निकालना है तो a का फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t के क्या होगा 2 होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 तो 2, अब ये जो 2 है क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी त्वरण क्या है, त्वरण एक समान होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे, ओके। चलिए इसको ग्राफ एनालिसिस से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब देखिए यहाँ पर V माने बेग, T माने समय, बेग समय ग्राफ दिए, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो पढ़े भी थे लोग, जब बेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है तो वस्तु क्या होता है एक समान वेग से गतिशील होता है, यानी यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होता है तो वेग समय ग्राफ क्या होता है समय का समानुपाती। अब देख भी सकते हैं, ऐसा बताइए 0 सेकंड पर वेग इतना है, मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड पर वेग उतना ही है, 2 सेकंड पर उतना ही है, क्या वेग चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी एक समान वेग से गतिशील है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एक समान गति कर रहा है, बी दिया विराम है, सी दिया असमान गति, डी दिया एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दिया, एक समान गति कर रहा है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 सवाल दिया है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड वाला कोई झूला है, राउंड वाला जो झूला है, झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, यानी मान लीजिए कोई राउंड जो झूला होता है वो झूला पर क्या कर रहा है सवारी का आनंद ले रहा है, तो बोल रहा है कि वह लड़का ऑप्शन नंबर दिया है विराम में है, तो विराम में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर गलत, बी दिया बिना त्वरण गमन कर रहा है, सी दिया त्वरित गति में है, डी दिया है एक समान वेग से गमन कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कोई लड़का इतना की नियत चाल, उसका चाल नियत है, लेकिन अब यहाँ पर बेग किसका बात कर रहे हैं, बेग का बात कर रहा है, ठीक है। तो अब बताइए जब कोई वस्तु एक समान चाल से ही वृत्तीय गति करता है, मान लीजिए यहाँ पर इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, बट दिशा तो यहाँ पर है, यहाँ पर यदि क्या होगा इधर 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, दिशा चेंज हो रहा है, दिशा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, अब वेग में परिमाण भी होता है दिशा भी होता है, तो देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है ना, वृत्तीय गति मानते हैं उसका चाल नियत है लेकिन दिशा लगातार बदलते रहता है, ठीक है, तो चाल नियत है यानी परिमाण नियत है लेकिन दिशा बदल रहा है, तो दिशा बदलने के कारण वेग क्या होता है बदलता है, क्योंकि वेग में क्या है परिमाण भी है और दिशा भी है, क्योंकि वेग सदिश राशि होता है, तो वेग में परिमाण भी और दिशा भी है। वेग कब बदलेगा, दोनों में से कोई को बदल जाए वेग बदल जाएगा, यदि दोनों नहीं बदल रहे तो मानेंगे वेग नियत है, मान लीजिए परिमाण नियत कर दिए दिशा बदल रहे हैं तो वेग बदल रहा है, परिमाण बदल रहे हैं दिशा नियत कर दिए तभी वेग बदल रहा है, दोनों बदल रहा है तभी बदल रहा है, दोनों नियत रहेगा तब जाके नहीं बदलेगा, तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है परिमाण नियत है लेकिन हई बदल रहा है, तो चूंकि दिशा बदल रहा है तो इसलिए वेग भी क्या होगा बदलेगा, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है भले नियत चाल से ही करे, दिशा बदलने के कारण क्या होता है उसका वेग बदलता है, और जब वेग बदलता है तो क्या उसमें त्वरण है, कि हम लोग त्वरण क्या पढ़े थे लोग, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण है, नहीं हो रहा तो नहीं। तो चलिए ऑप्शन दिया है बिना त्वरण का, तो गलत हो जाएगा, त्वरित गति में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, त्वरित गति में एक समान वेग तो होगा नहीं, क्योंकि वेग लगातार बदल रहा है, कोई बोले क्यों बदल रहा है तो बोलेंगे दिशा बदलने के कारण वेग बदल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 47, चलिए VT ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। ठीक है, अब बताइए जो VT ग्राफ होता है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, उसके नीचे का जो क्षेत्रफल होता है किसका मान बताता है? तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन बताता है। क्या बताता है? विस्थापन। अभी विस्थापन आ गया। अब क्वेश्चन दिया है कि जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है, तो कौन सा भौतिक राशि विस्थापन है? तो बोले उसका मात्रक क्या है? तो बताइए विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो ऑप्शन ने दिया मीटर स्क्वायर, गलत। बहुत तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्षेत्रफल देखकर क्या टिक कर देते हैं, मीटर स्क्वायर, तो गलत होता है। ठीक है, बोला कि जो क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है ना, उस भौतिक राशि का मात्रक बताना है। तो क्षेत्रफल किसको निरूपित करता है? विस्थापन को। अब विस्थापन का मात्रक मीटर है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, 4 कार ए, बी, सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इनके दूरी समय ग्राफ चित्र 8.2, देखिए चित्र 8.2 यानी इस चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 4 को देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 4 कार दिया है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर कार ए के लिए ग्राफ दिया है, बी के लिए दिया है, सी के लिए दिया है, डी के लिए दिया है। कौन सा ग्राफ दिया है? दूरी समय ग्राफ। तो चारों कार के लिए दूरी समय ग्राफ दिए गए हैं। तो बोला गया सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए दिया है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है। देखिए कार ए का ग्राफ यहाँ पर है, डी का ग्राफ यहाँ पर, बोले कार ए का चाल डी से अधिक है। तो ग्राफ से चाल कैसे निकालते हैं? तो हम लोग पढ़े थे लोग, दूरी समय ग्राफ का ढाल, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चाल बताता है। चाल यानी चाल का मान क्या होता है? ढाल के बराबर होता है। ढाल माने ढलान। तो जिस ग्राफ में ढलान ज्यादा होगा उसका चाल ज्यादा हो, इसमें कम उसमें कम होगा। अब बताइए कार बी वाला जो ग्राफ है इसमें ढलान ज्यादा है, यानी स्लोप ज्यादा है, कि इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है? मान सोचिए यहाँ पर कोई वस्तु रखें, या अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप सौर दें इस पर आएंगे कि इस पर आएंगे कि इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। तो जिस पर ढलान ज्यादा उस पर सौर दे नीचे आ जाएंगे। तो जिस पर ढलान ज्यादा है उसका चाल ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो खैर आप लोग पढ़े थे लोग कि चाल कैसे निकालते हैं? ढाल से निकालते हैं। ठीक है, बाइज में नहीं पढ़े तो फिर सोचेंगे कैसे? तो सोचिए कैसे सोचेंगे, देखिए सोच भी सकते हैं कैसे। इस ग्राफ में जीरो समय पर सब कितना दूरी तय किया? जीरो तय किया। अब कोई पार्टिकुलर समय, कोई खास समय पर सोचिए कौन कितना दूरी तय किया। तो मान लीजिए कुछ देर बाद, मान लीजिए यहाँ पर इस समय पर हम बात करते हैं, तो इस टाइम पर देखें, तो इस टाइम पर जो बी वाला कार है इतना ही दूरी तय किया है, इतना ही समय पर ए वाला इतना दूरी तय किया है, इतना ही समय पर देखिए सीधा है यहाँ पर सीधा हयला इतना दूरी, हयला इतना दूरी तय किया। अब बताइए समय इतना ही, मान लीजिए 2 मीटर है तो पक्का 2 से ज्यादा होगा, ये 5 मीटर है, 7 मीटर है, 9 मीटर। अब बताइए समय उतना ही है, कौन ढेर दूरी तय किया? सबसे ज्यादा दूरी तय किया सी, तो यानी सी का चाल ज्यादा है। नहीं तो अब यदि याद किए थे कि ढाल ज्यादा तो चाल ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ढाल किसका है? सी का है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए की चाल डी से ज्यादा है। देखिए तो क्या ए का चाल डी से ज्यादा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बोल रहे कार बी सबसे धीमी है, कार बी सबसे धीमी है। देखिए तो सही बात है, कार बी सबसे धीमा है। क्यों? इसका ढाल सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं। कार डी की चाल सी से अधिक है। क्या डी का चाल सी से अधिक है? नहीं ना है, तो ये गलत हो गया। कार सी सबसे धीमी है, कार सी सबसे धीमा है, कार सी सबसे तेज है, सबसे तेज चल रहा है, क्योंकि उसका ढाल क्या है? सबसे अधिक है। ढाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ग्राफ देखकर सोच के भी आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया यहाँ पर, चित्र 8.3 का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? देखिए दूरी समय ग्राफ, ये भी दूरी समय ग्राफ, ये भी दूरी समय ग्राफ, ये भी दूरी समय ग्राफ। ओके, तो पढ़े चलो दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ के बारे में क्या पढ़े चलो, जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति करता है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है, और वो कुछ ढाल के साथ रहता है। ठीक है, तो बोला कौन सा ग्राफ एक समान गति? देखिए दूरी समय ग्राफ क्या? सरल रेखा है, तो एक समान गति को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर। ओके, जब कोई वस्तु असमान चाल से गति करता है तो दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? वक्र रेखा होता है। तो वक्र में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा है यानी क्या हुआ? चाल बढ़ रहा है, ऐसा है तो चाल धीरे धीरे घट रहा है। और इसमें क्या है? इसमें चाल नियत है। उस नियत चाल का मान कैसे निकालेंगे? इस ग्राफ के ढाल से निकालेंगे। ढाल कैसे निकालते हैं? तो पढ़ते लो, ये हमारे कोण दिया थीटा, तो ढाल का मान क्या होगा? tan थीटा। ये tan थीटा से चाल बताएगा। मान लेते हैं थीटा का मान नहीं दिया है, तो आप कहीं भी इसका ऊंचाई ले लेंगे, आधार लेंगे, तो ऊंचाई बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ का ऊंचाई दिया है तो यहाँ का आधार, यहाँ का ऊंचाई दिया है यहाँ का। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 50 दिए यहाँ पर, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता माने क्या हुआ? ढाल। ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो ढाल बोले, स्लोप बोले, प्रवणता बोले, इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। तो बोल रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवर्तन ढाल से क्या मिलता है? अच्छा मान लीजिए ये वाला वेग है,
ये समय है, तो वेग समय ग्राफ का ये जो ग्राफ है, इसका ढाल से क्या मिलेगा, ये स्लोप से क्या मिलेगा, तो क्या मिलता है, यदि याद है तो अच्छी बात है। मान हम लोग पढ़ते वेग समय ग्राफ की ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, चाल बताता है। वेग समय ग्राफ के ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर देंगे। बाई द वे भूल गए तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ वेग और समय है और हमको ढाल निकालना है। ढाल माने क्या हो, ऊंचाई बटा ढाल, तो ऊंचाई में क्या है, वेग ही ना है, वेग, तो वेग, अब सोचिए वेग बटा समय, ऊपर है वेग नीचे है समय, तो वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। नहीं पता है मात्रक से, बी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड, 1 ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, मीटर सेकंड पावर -2। अब देखिए किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो किसी भी मेथड पे आप जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, सिटी का। ओके, चलिए इस तरह का क्या होता है, जो आप लोग टेस्ट में 50 क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।